शुरुआत से समझेंगे हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में। भूगोल में प्रैक्टिकल जो है 30 नंबर का होता है। इंटर में भूगोल का प्रयोगात्मक परीक्षा कितने नंबर की होती है? 30 नंबर की होती है। अब 30 नंबर में 10 नंबर की लिखित परीक्षा होती है और 5 नंबर का वाइवा होता है जो एक्सटर्नल होता है। 2 एग्जामिनर होते हैं प्रैक्टिकल में, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल भी 15 नंबर देता है और एक्सटर्नल भी, मतलब मैक्सिमम 15 नंबर इंटरनल का होता है और मैक्सिमम 15 नंबर एक्सटर्नल का होता है। जो बाहर से आता है उसको एक्सटर्नल एग्जामिनर बोलते हैं और जो तुम्हारे सब्जेक्ट टीचर हैं ज्योग्राफी के वो इंटरनल एग्जामिनर होते हैं। ठीक, तो 15 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत और 15 नंबर बाह्य मूल्यांकन के अंतर्गत होता है, जिसमें 10 नंबर की लिखित परीक्षा होती है। तो 10 नंबर की लिखित परीक्षा जो होगी वो ये 4 चैप्टर से होगी। कहाँ से होगी? 4 चैप्टर से होगी। आंकड़े, स्रोत एवं संकलन, आंकड़ों का प्रक्रमण, आंकड़ों का प्रदर्शन और आंकड़ों का कंप्यूटर के द्वारा प्रयोग। आंकड़ों को कैसे संसाधित करें कंप्यूटर में। तो ये 4 टॉपिक हैं। इन 4 वैसे तो हैं तुम्हारे जो है प्रैक्टिकल में 6 टॉपिक हैं, लेकिन 2 टॉपिक इस साल भी हटा दिए गए हैं। कोरोना की वजह से थोड़ा लेट सेशन शुरू हो रहा है और बाकी इसका प्रभाव रहा है 2 साल से कोरोना का। तो इस साल भी 30% सिलेबस तुम्हारा रिड्यूस किया गया है, जिसमें 2 चैप्टर हटाए गए हैं, लेकिन लिखित परीक्षा इन्हीं से होगी। ठीक, इसमें से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें से 4 प्रश्न आपको हल करने रहते हैं। 2.5 नंबर का एक प्रश्न होता है, तो 4 प्रश्न कितने अंक के हो गए? 10 अंक के हो गए। तो 10 अंक बिल्कुल आप आसानी से ला सकते हो अगर हम क्लास में रेगुलर हम इस तरीके से पढ़ाते चलेंगे और उसको आप फाइल में बनाते चलोगे। किस तरीके से जो है प्रश्न आते हैं वो सारा हम लोग हल करते चलेंगे, तो बिल्कुल 10 नंबर उसमें आएंगे। क्योंकि फाइल भी चेक करता है एग्जामिनर, फाइल है और इसके अलावा मॉडल्स हैं, मॉडल बनवाएंगे वो भी चेक होते हैं। तो इस तरीके से सारा कार्य करोगे तो प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर आने की संभावना है। 30 में 30 नंबर आ सकते हैं। और दूसरी बात, डिसिप्लिन भी जरूरी है प्रैक्टिकल के लिए। तो यहाँ पर पहला जो चैप्टर है हमारा आंकड़े, स्रोत एवं संकलन। इसमें क्या है कि आंकड़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है कि आंकड़े के स्रोत क्या हैं। पहली बात तो आंकड़े क्या होते हैं, फिर उनके स्रोत कैसे हैं, कहाँ से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उनका संकलन किस तरीके से किया जाता है। जब आंकड़ों को इकट्ठा कर लोगे, संकलित कर लोगे, उनको व्यवस्थित कर लोगे। भाई आंकड़े तो ऐसे अव्यवस्थित होते हैं। मान लेते हैं किसी क्लास के या किसी स्कूल का आंकड़ा लेना है, अब वहाँ से हमने बहुत सारी जो है संख्या ले ली, नंबर ले लिए, फिर उन नंबर को व्यवस्थित ना किए, क्लास वाइज ना किए, तो फिर वो आंकड़ा हमारे किसी काम का नहीं है। तो कच्चे आंकड़े जो हम फील्ड से प्राप्त करते हैं उसको क्या करते हैं, हम वर्गीकृत करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो वो सब हम अध्ययन करेंगे आंकड़े, स्रोत एवं संकलन में। यहीं पर हम आंकड़ों को वर्गीकृत करेंगे। इसके बाद में आंकड़ों का प्रक्रमण, आंकड़ों को जो है प्राप्त करके फिर उनको किस तरीके से सांख्यिकी के माध्यम से उनको प्रक्रमण किया जाता है। प्रक्रमण मतलब जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होगे, इकोनॉमिक्स में सांख्यिकी पढ़ा है। कुछ बच्चों के पास इकोनॉमिक्स होगा, इंटर में इकोनॉमिक्स होगा, तो इकोनॉमिक्स में आपने सांख्यिकी पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है ना, उसमें आपने पढ़ा होगा, बहुलक पढ़ा होगा और माध्यिका पढ़ा होगा, माध्य पढ़ा होगा, ये सब पढ़ा ना। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जो हमारा दूसरा चैप्टर है आंकड़ों का प्रक्रमण, इसमें हम लोग सारा गणितीय कैलकुलेशन देखेंगे, किस तरीके से माध्य, माध्यिका, बहुलक, किस तरीके से आंकड़ों के सहायता से जो है मतलब हम चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। तो गणितीय पर जो है विधि से हम आंकड़ों का प्रक्रमण करेंगे। फिर आंकड़ों का प्रदर्शन करेंगे। तीसरे चैप्टर में हमारा क्या होगा, आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाएगा। आंकड़ों को प्रदर्शित कैसे किया जाएगा कि उसको ग्राफ के माध्यम से किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। रेखा ग्राफ बनाना है या दंड आरेख बनाना है या फिर जो है आपका व्हील आरेख बनाना है। तो इन सब आरेखों के माध्यम से जो आंकड़े हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में आंकड़ों के प्रदर्शन में। इसके बाद में आज के समय में, चूँकि आज तकनीकी का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल भी एक तरीके से कंप्यूटर ही तो है, तो हम मोबाइल और तकनीकी के माध्यम से आंकड़ों को क्या करते हैं, संसाधित करते हैं, उनको जो प्रोसेस्ड करते हैं। तो वो हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, कंप्यूटर का प्रयोग, भूगोल में प्रयोग, आंकड़ों की सहायता से भूगोल में किस तरीके से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये 4 चैप्टर हैं, इन्हीं से हमारे प्रश्न आएंगे। 6 प्रश्न इनमें से आएंगे, जिनमें से 2 प्रश्न हमको हल, वो 4 प्रश्न हल करने रहेंगे। 6 में से 4 प्रश्न, 10 नंबर का लिखित परीक्षा होता है। तो आज हमारा पहला चैप्टर है आंकड़े, स्रोत एवं संकलन। अब पहली बात तो आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़ों की सबसे पहले एग्जामिनर आएगा, पूछेगा तुमसे कि तुमने पढ़ा है प्रैक्टिकल में, तो आंकड़ा पहला चैप्टर ही आंकड़े से संबंधित है। तो आंकड़े का मतलब क्या होता है। वैसे तो अगर संधि विच्छेद करोगे, आंकड़ा का मतलब रस्सी होती है ना, रस्सी में आंकड़ा लगाते हैं, गांठ बांधते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आंकड़ा। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो कुछ वहीं से मिलता जुलता शब्द है आंकड़ा। वैसे तो अंग्रेजी इसकी क्या होती है,
डेटा, DATA, डेटा मतलब आंकड़े होते हैं। तो वहाँ से जो है उस रस्सी से ही इस आंकड़े को जो है ये शब्द आया हुआ है। तो वहाँ से अब आंकड़े जो हमने एक रस्सी में कितने आंकड़े लगाए, 4-5 संख्या में आंकड़े लगाए, तो क्या है हो गई, वो आंकड़े क्या हो गए, संख्या में हो गए। अब जैसे रस्सी है, रस्सी में गांठ लगाते हैं, तो गांठ लगाते हैं जितने रेसे हैं रस्सी के वो क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं ना, रेसे रस्सी के बंध जाते हैं वहाँ पर। तो ऐसे ही आंकड़े होते हैं। आंकड़े क्या होते हैं, संख्यात्मक सूचना है। आंकड़े क्या है, संख्यात्मक सूचना है। किसी भी जो है इन्फॉर्मेशन को जब संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, संख्या के रूप में बताया जाता है, तो उसको कहते हैं आंकड़ा। जैसे इस क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, अब हमने कह दिया कि 12th A में बच्चे कितने हैं, 50। तो हमने किस भाषा में बात किया, आंकड़े की भाषा में बात किया, आंकड़े का प्रयोग किया इसमें नहीं। तो यही सूचना हमने संख्या के रूप में किसी को दिया, तो वो क्या हो गया, आंकड़ा हो गया। तो आंकड़े की सीधी सी परिभाषा क्या है, संख्यात्मक सूचना कहीं पर अगर प्रस्तुत की जाती है, किसी भी क्षेत्र में संख्यात्मक सूचना दी जाती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। तो सीधे सीधे परिभाषा इसकी यही हो जाएगी, आंकड़ा क्या है, संख्यात्मक सूचना है। अब आंकड़ों का महत्व क्या है, भूगोल में इसकी क्या महत्व है, भाई हम क्यों पढ़ें आंकड़े को, भूगोल में क्यों पढ़ें। अब जो हाई स्कूल के बाद बच्चे सोचते हैं कि आर्ट साइड ले लेंगे, मैथ से हमारा पीछा छूट जाएगा, मैथ से हमारा पीछा छूट जाएगा, इसलिए लोग आर्ट साइड ले लेते हैं। लेकिन फिर आकर फंस जाते हैं, फर्स्ट ईयर में हमको भूगोल दे दिया जाता है, ठीक है। अब भूगोल में रहा सहा कसर जो है सांख्यिकी निकाल देती है। और अगर अर्थशास्त्र ले लिया, मान लो जानकारी नहीं है और अर्थशास्त्र ले लिया, हमको गणित नहीं पढ़ना है, कि हमें गणित नहीं पढ़ना फर्स्ट ईयर में, इसलिए हमने मैथ बायो छोड़ दिया। भाई बायो भी लोगे तो अभी तो फिजिक्स पढ़ोगे, न्यूमेरिकल्स हल करोगे, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स ना हल करें इस वजह से हमने आर्ट साइड लिया है। लेकिन यहाँ भी पीछा हमारा नहीं छूट रहा है गणित से। गणित क्या है, संख्यात्मक सूचना ही तो है, कैलकुलेशन ही तो है संख्याओं का, तो वही तो गणित है। तो यहाँ पर भी तो संख्याएँ ही हैं, यहाँ भी तो संख्याएँ। तो भूगोल में क्यों संख्याओं के क्यों महत्वपूर्ण है, भूगोल में संख्याओं का महत्व क्यों है, ये जानना जरूरी है। देखो हुआ ये था कि मैंने बताया ना, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार हुए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 तक चला था, तो इस दौरान जो है बहुत सारे लोग, बहुत व्यक्ति, पूरे लगभग 80 देश मिल करके इस युद्ध में भाग लिए थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस युद्ध में बहुत सारे लोग हताहत हुए थे, काफ़ी मात्रा में लोग मारे गए थे। अब जब लोग मारे गए, अब उस समय कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी, संगठन नहीं थी कि लोगों को समझाया जाए कि मानवीय मूल्य भी कुछ होते हैं, कुछ मानव की जो है ऐसा पृथ्वी पर कीड़े मकोड़े की तरीके से इंसान नहीं है, बल्कि इंसानों के भी अपना क्या है, वैल्यूज़ हैं, मान जो है। तो मानवीय मूल्य को विकसित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हर विषय का मकसद यही हो गया कि मानवीय जो मूल्य है, हर विषय का केंद्र बिंदु क्या हो गया, मानव हो गया। अब विषय जो पढ़ाए जाएंगे वो किस रूप में पढ़ाए जाएंगे, मानव को केंद्र में रख करके पढ़ाए जाएंगे, कि मानव की समस्याएं क्या हैं, उनको संसाधित की जाएंगी, मानव की समस्याओं को जो है उसको ओवरकम किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये चलन सा आ गया 1945 के बाद में। इसीलिए आपने देखा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूएनओ का गठन होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होता है, ठीक। तो ये सब संस्थाएं इसीलिए बनी कि मानव को केंद्र बिंदु में रख करके संस्थाएं अस्तित्व में आई। तो इसीलिए जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आता है, परिमाणात्मक क्रांति आती है, भूगोल में भी आती है। परिमाण का मतलब होता है संख्या, परिमाण किससे संबंधित है, संख्या। जब किसी विषय में संख्याओं की क्रांति आ जाए, संख्याओं की क्रांति आ जाए, तो वो क्या है, परिमाणात्मक क्रांति है। तो ऐसे ही भूगोल में भी परिमाणात्मक क्रांति आई। अब संख्या का मानव के विकास से क्या महत्व है, संख्या से मानव का क्या तात्पर्य है, भाई संख्या अपनी जगह होगी, मानव का विकास अपनी जगह होगी। तो यहाँ पर अब मानव के विकास को आकलित करने के लिए, मानव के विकास को आकलित करने के लिए पैरामीटर्स निर्धारित किए गए, पैरामीटर्स निर्धारित किए गए। तभी कुछ देश फर्स्ट मतलब प्रथम विश्व के देश हो गए, द्वितीय विश्व के देश हो गए, तृतीय विश्व के देश हो गए। ऐसे देश बनाए जाने लगे कि ये विकसित देश है तो प्रथम विश्व के देश हो गए, कम विकसित देश है द्वितीय विश्व के देश हो गए, और उससे भी अल्प विकसित है तो तीसरे विश्व के देश हो गए। तो अब इनको एक पैमाना, एक मतलब इनको पैरामीटर्स बनाए गए, उस पैरामीटर्स के आधार पे देशों को वर्गीकृत किया गया। तो इसी कड़ी में मानव के भी कुछ पैरामीटर्स बनाए गए कि ये मानव विकसित है कि नहीं मानव। जैसे अब क्या पैरामीटर्स होंगे, जैसे मानव का एजुकेशन अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है किसी देश में, मतलब शिक्षा का स्तर अच्छा है, स्वास्थ्य का स्तर अच्छा है और रोज़गार के स्तर अच्छे हैं,
तो फिर उस देश में मानव क्या माना जाएगा? विकसित माना जाएगा। लोगों को अच्छा रोजगार, अब ये रोजगार की रोजगार कैसे हमको जानकारी होगी? संख्या के रूप में ही तो पता चलेगा कि किसी देश में कितने रोजगार हैं, स्वास्थ्य का सिस्टम कैसा है किसी देश में। तो हाँ, तो संख्या के रूप में ही, इसीलिए भूगोल में भी संख्याओं का प्रयोग शुरू हो गया। भूगोल में भी संख्याओं के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा, इसीलिए भूगोल में सांख्यिकी का महत्व आया। और सांख्यिकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस पर आधारित है? जो है आंकड़ों पर आधारित है, सीधे सीधे आंकड़ों पर ही आधारित है पूरी सांख्यिकी। तो भूगोल में इसीलिए जो है इसका आंकड़ों का महत्व बढ़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भूगोल में आंकड़ों का महत्व इसीलिए बढ़ा। अब चूँकि भूगोल में रेखाचित्र और मानचित्र का अध्ययन किया जाता है, रेखाचित्र और मानचित्र। अब रेखाचित्र हम बताएंगे, जो आंकड़ों का प्रदर्शन है ये रेखाचित्र के माध्यम से या दंड आरेख के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है ना, रेखाग्राफ चित्रों के माध्यम से प्रदर्शन किया जाता है आंकड़ों का। तो भूगोल में अब जैसे कोई भी सूचना है, जैसे हमको भारत का मानचित्र बना करके या भारत में हमको पॉपुलेशन दिखाना है कि किस क्षेत्र में कितना जनसंख्या का वितरण है, तो अब उसको मानचित्र के माध्यम से दर्शाएंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। इसीलिए नंबर आपको अच्छे लाने हैं, तो नंबर अच्छे लाने के लिए मानचित्र का प्रयोग करना जरूरी है। इसलिए मैं जोर देता हूँ कि मानचित्र बनाना आप सीखो। जब मानचित्र बनाना सीखोगे तो अपनी बात को मानचित्र के माध्यम से भी कहना सीखोगे, और जब मानचित्र के माध्यम से अपनी बात को कहोगे तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि कम शब्दों में अधिक बातें, कम शब्दों में, भाई संख्यात्मक सूचना में क्या होता है, कम शब्दों में अधिक बातें हो जाती हैं। तो इसीलिए जब मानचित्र का प्रयोग आप करोगे तो यहाँ पर सटीक बातें करोगे। आपने जो है भारत का मानचित्र बनाया और भारत के मानचित्र में आपने जनसंख्या का वितरण दिखा दिया। भाई एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है कि जो है भारत में जनसंख्या का वितरण दर्शाओ, भारत में जनसंख्या का वितरण बताओ। तो भारत का मानचित्र बनाया और आपने दिखा दिया ये भारत का विशाल मैदान है, यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, ये पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर इसकी अपेक्षा कम पाई जाती है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या का वितरण और कम पाया जाता है। तो आपने मानचित्र का प्रयोग किया। अब मानचित्र के प्रयोग में आपने रेखाचित्रों का प्रयोग किया कि नहीं? ये रेखाचित्र ही तो है। इस रेखाचित्र का प्रयोग किया, और रेखाचित्र हमारा कहाँ अध्ययन किया जाता है? प्रयोगात्मक भूगोल में। रेखाचित्र भूगोल के किस पार्ट का भाग है? प्रयोगात्मक भूगोल का। तो प्रयोगात्मक भूगोल इसीलिए भूगोल में जो है प्रैक्टिकल लाया गया, क्योंकि भूगोल मानचित्रों पर ही आधारित है। भूगोल किस पर आधारित है? मानचित्रों पर और रेखाचित्रों पर आधारित है, और बिना आंकड़ों के रेखाचित्र और मानचित्र बनाना संभव नहीं होगा। अब जैसे किसी एक देश के अंदर जनसंख्या में और बता तो जैसे अब भारत के अंदर ही जैसे दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, और जो है इसी प्रकार से आपका कोलकाता हो गया, इन शहरों का आपको तापमान निकालना है, तापमान निकालना है। अब तापमान आपको थर्मामीटर से जो है आकलित किया जाएगा। तो थर्मामीटर से तापमान जब आकलित करोगे तो उसे किस रूप में प्रदर्शित करोगे? भाई हो सकता है तापमान 25 डिग्री हो कोलकाता का, कहीं का 20 डिग्री हो, तो डिग्री जो संख्या हमने ली वो क्या है? आंकड़ा ही तो है। तो उस आंकड़े को जो हम मतलब प्रदर्शित करेंगे तापमान को संख्या के माध्यम से, तो वहाँ पर आंकड़े का प्रयोग किया कि नहीं भूगोल में? तो इसीलिए भूगोल में रेखाचित्र और मानचित्र किस पर आधारित है? आंकड़ों पर ही आधारित है। इसीलिए भूगोल में इसका महत्व है। तो यहाँ पर लिखने के लिए भी प्रश्न आता है। लिखने जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, 10 मतलब 4 प्रश्नों में कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, 6 प्रश्नों में एक आध न्यूमेरिकल्स 2-4 न्यूमेरिकल्स होते हैं, और एक आध लिखने के लिए आ जाते हैं। अब लिखने के लिए प्रश्न पहले चैप्टर से क्या आ जाएगा? आंकड़े की परिभाषा दीजिए और भूगोल में आंकड़ों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आंकड़े की परिभाषा आप जो मैंने बताया है कि आंकड़ा क्या है? संख्यात्मक सूचना है। आंकड़ों को महत्व में नंबर 1 भूगोल में रेखाचित्र और मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आंकड़ों का महत्व है। उदाहरण सहित लिख सकते हो। और भूगोल में मॉडल्स का प्रयोग होता है। भूगोल में मॉडल्स का प्रयोग होता है। जिस तरीके से साइंस के विषयों में मॉडल्स का प्रयोग होता है, अब भूगोल विषय भी एक सेमी साइंस विषय है। भूगोल एक तरीके से विज्ञान का विषय है। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर भूगोल विषय से आप ग्रेजुएशन करते हो तो बीएससी की डिग्री दी जाती है। बीएससी की डिग्री जैसे बीएचयू वगैरह में जाओगे, बनारस यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो वहाँ बीएससी भूगोल विषय से की जाती है। भूगोल विषय से मतलब बीएससी में भूगोल विषय भी पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से भूगोल हमारा साइंटिफिक विषय है। तो यहाँ पर भी मॉडल्स का प्रयोग होता है। मॉडल्स क्या होते हैं कि किसी भी सूचना को, मतलब जैसे क्षेत्र की सूचना है, उसको हम एक मॉडल से जब प्रदर्शित करते हैं तो वो जो है बहुत ही आकर्षक लगता है, देखने में आकर्षक लगता है और समझ में जल्दी आ जाती है। जैसे फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते समय जैसे मैंने बताया कि जो है
बिजली सप्लाई के बारे में पढ़ा रहा है टीचर जो है फिजिक्स के। अब उसने बोर्ड पे तो बना दिया सप्लाई का, लेकिन बच्चे के समझ में तब आएगा जब उसको बाकायदा हम एक जो है मॉडल बना करके और सर्किट वगैरह बना करके कहाँ पर स्विच लगेगा, कहाँ पर जो है नेगेटिव न्यूट्रल होगा, कहाँ पर जो है मतलब पॉजिटिव तार होंगे, कहाँ न्यूट्रल तार होंगे, ये सारी चीज़ जब लगा करके हम सप्लाई देंगे और स्विच ऑन करेंगे, बल्ब जलाएंगे, तभी तो जो है बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसी तरीके से भूगोल में भी मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। अब भूगोल में मॉडल्स का प्रयोग शुरू होता है 19वीं शताब्दी के जो है शुरुआत से। वहाँ पर एक वान थ्यूनेन नामक का एक जो है भूगोलविद्ता था, विद्वान था, जिसने कृषि के क्षेत्र में मॉडल का प्रयोग किया। सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में मॉडल का प्रयोग किया। उसने कहा कि जो है जो कृषि भूमि है, कृषि ज़मीन है, ये जो है जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उससे जब ज़मीन की दूरी बढ़ती जाती है तो उसमें उसकी उत्पादकता में कमी आने लगती है। जहाँ पर भाई प्राचीन समय से मानव कहाँ पर रहा, सबसे पहले सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? नदी घाटी में, नदी घाटी में ही हुआ। नदी घाटी में क्यों हुआ? क्योंकि वो ज़मीन क्या थी? उर्वर थी, उपजाऊ थी, और जल सिंचाई का भी काम करती थी, और इसके अलावा मानव के परिवहन का भी कार्य करती थी, और इसके अलावा पीने के भी काम जल आती थी। तो इसलिए जो है नदी घाटी के क्षेत्र में मानव की सभ्यता का क्या हुआ? विकास हुआ। और नदी घाटी के क्षेत्र में जब उससे दूर बढ़ते जाएंगे, सभ्यता से दूर बढ़ते जाएंगे, किसी गांव से दूर बढ़ते जाएंगे, तो भूमि कैसी होती जाएगी? उसकी गुणवत्ता में कमी आती जाएगी। तो वान थ्यूनेन महोदय ने सबसे पहले कृषि का मॉडल प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार से अब ये कृषि का मॉडल आंकड़ों पर ही तो आधारित है। कैसे? मान लेते हैं जैसे एक गाँव है, ये रहलई गाँव है। अब रहलई गाँव के 4 किलोमीटर के दायरे में जो खेत होंगे वो कुछ दूसरे टाइप के होंगे, उससे बाहर जाओगे तो कुछ दूसरे टाइप के होंगे, उत्पादकता हाँ अलग अलग टाइप के। तो कृषि की भूमि के प्रकार जो है निर्धारित होते जाते हैं जैसे जैसे हम पॉपुलेशन से, जनसंख्या से दूर जाते हैं। तो ये भी संख्या के रूप में इसको जब प्रदर्शित किया गया, फिर इसे किस रूप में आसान कर दिया गया कि पढ़ने में आसान हो, मॉडल्स के रूप में इसको लाया गया। तो अब इसी प्रकार से जब औद्योगिक क्रांति आई तो वेबर जैसे लोगों ने उद्योगों की स्थापना में मॉडल्स का प्रयोग किया कि कौन सा उद्योग कहाँ स्थापित होगा। वेबर ने बताया कि जैसे कच्चे माल हैं, एक बाज़ार हो गया और एक कच्चा माल जैसे हो गया, एक कोयला हो गया, एक लोहा हो गया। अब लोहा और कोयला कहाँ स्थापित होगा? बाज़ार यहाँ पर है, अगर बाज़ार पे स्थापित करते हैं तो कच्चा लोहा और कच्चा कोयला ट्रक से ढो कर लाओगे तो महंगा पड़ेगा। भाई कच्चा लोहा भारी होता है, उसमें मिट्टी सिट्टी सब भरी होती है। इसी प्रकार से कोयला किस लिए? शक्ति साधन के लिए। तो बाज़ार पे अगर फैक्ट्री लगाते हो तो महंगा पड़ जाएगा। तो इन्होंने बताया कि एक ऐसा सेंटर चुनना पड़ेगा जहाँ पर आधी दूरी कच्चा लोहा ले जाओ, आधी दूरी क्या ले जाओ? जो है कोयला ले जाओ। अब बीच में कहीं यहाँ स्थापित हो गया, अब बना हुआ जैसे सरिया बन गई, अब सरिया को बाज़ार में ले जाओ तो सरिया का वजन क्या हो गया? कम हो गया। भाई कच्चा लोहा जिसमें मिट्टी पत्थर घास सब मिला था और कोयला, दोनों का वजन ज़्यादा। तो इसलिए इन्होंने मॉडल्स का प्रयोग किया किसमें? उद्योगों के स्थानीकरण में। वेबर जैसे कई विद्वान और आए, लॉस जैसे लोग आए। इसी प्रकार से जो है जनसंख्या के क्षेत्र में जो है मॉडल्स का प्रयोग हुआ। तो भूगोल में मॉडल्स का प्रयोग होता है, इसलिए आंकड़ों का यहाँ महत्व है। इसलिए आंकड़ों का क्या है? महत्व। इसी प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी भूगोल में आंकड़ों का जो है प्रयोग किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन, जैसे किसी क्षेत्र की मिट्टी का अध्ययन करना है, भारत की मिट्टी का अध्ययन करना है, या भारत में ही एक राज्य से दूसरे राज्य की मिट्टी का अध्ययन करना है। जैसे उत्तर प्रदेश हमारा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है? जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में है, अर्थात गंगा और यमुना नदियाँ जो है, यमुना और गंगा नदियों का संगम है। तो इसके आसपास का मिट्टी कैसी? उपजाऊ है। लेकिन वहीं पर जो है आपका महाराष्ट्र में जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। महाराष्ट्र की मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी। तो हाँ, कपास की खेती होती है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच तुलना का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर भी आंकड़े जुटाए जाते हैं, जुटाए जाते हैं। तो इस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी भूगोल में आंकड़ों का महत्व है। तो इस तरीके से भूगोल में जो है ये आंकड़े इसीलिए महत्वपूर्ण हैं। आंकड़ों का अध्ययन इसीलिए किया जाता है भूगोल में, क्योंकि ये कई दृष्टिकोण से इनका महत्व है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है देखा। अब इसके बाद में हम लोग स्रोत का अध्ययन करेंगे कि आंकड़ों को क्या स्रोत। तो दूसरा हमारा टॉपिक है आंकड़ों का एकत्रीकरण, जिसमें सोर्सेज जो है सोर्सेज का अध्ययन करेंगे, स्रोत का अध्ययन। आंकड़े किस तरीके से, एजेंडा अभी बताएंगे। आंकड़े किस तरीके से एकत्रण किए जाते हैं, इसका कलेक्शन ऑफ डाटा, अंग्रेजी में कहेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा। किस तरीके से एकत्र किया जाता है फील्ड में आंकड़ों को। तो दो तरीके हैं उसके, एक प्राथमिक स्रोत है और दूसरा है द्वितीयक स्रोत, गौड़ स्रोत, प्राथमिक स्रोत। अब नाम ही है प्राथमिक स्रोत। जैसे
प्राथमिक क्रियाकलाप होता है ना, कृषि से संबंधित कि फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य जितना भी है सब क्या होता है, प्राथमिक से संबंधित। तो अब व्यक्ति जब फील्ड में जा करके आंकड़ों को इकट्ठा करता है तो वो सीधे सीधे कैसा स्रोत हो जाएगा, प्राथमिक। अब फील्ड में या तो व्यक्ति जाएगा, कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई जो है रिसर्च करने वाला, रिसर्च स्कॉलर, शोधकर्ता, ये सब स्वयं जा करके फील्ड में आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं तो वो कैसा स्रोत कहलाता है, प्राथमिक स्रोत। ये कच्चे स्रोत होते हैं, कच्चे आंकड़े होते हैं। अब जैसे मुझे ही है, अब मुझे किसी स्कूल का जो है आंकड़ा चाहिए तो मैं स्कूल में जा कर के वहाँ के प्रिंसिपल साहब से मुलाकात करूँगा, फिर पूछूंगा आपके यहाँ कितनी स्ट्रेंथ है, बच्चों की कितनी संख्या है, उसमें बच्चियाँ कितनी हैं, फिर वो बताएंगे कि इस क्लास में इतने बच्चे हैं, इस क्लास में इतने बच्चे हैं। तो मैं स्वयं गया ना, निजी व्यक्ति मैं स्वयं गया, स्वयं जा कर के जब फील्ड से आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्राथमिक स्रोत। अब इसके कई तरीके हैं, जैसे व्यक्तिगत प्रेक्षण, व्यक्ति स्वयं जा कर के प्रेक्षण करता है, इकट्ठे करता है। अब कैसे, साक्षात्कार लेकर के लोगों से प्रश्न पूछेगा। जैसे जा कर के किसी व्यक्ति से, मतलब किसी गांव में अगर जनसंख्या का आंकड़ा लेना है तो कोई व्यक्ति जाएगा, चाहे सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे प्राइवेट व्यक्ति हो, वो जा कर के, प्राइवेट भी संस्थान आंकड़े इकट्ठा करते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में, ऐसे समझो किसी क्षेत्र में जो है आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगानी है, किसी कंपनी को आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगानी है। अब वो सबसे पहले सर्वेक्षण करेगा ना कि किस क्षेत्र में आलू की खेती हो रही है, और वहाँ गांव में जाएगा, पूछेगा तुम्हारे पास कितना खेत है, कितने खेत में आलू करते हो, ठीक है, तभी तो वो अपनी फैक्ट्री लगाएगा। नहीं पता चले आलू की फैक्ट्री लगा ले, उस क्षेत्र में आलू की पैदावारें ना हो तो दिक्कत हो जाएगी उसके लिए ना। तो वो स्वयं जा करके आंकड़ों की इकट्ठा करेगा ना। तो साक्षात्कार विधि से, अब साक्षात्कार विधि में क्या होता है कि जा करके व्यक्ति पूछेगा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, उसमें से बेटियां कितनी हैं, बेटे कितने हैं, उनकी उम्र क्या है, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये सब साक्षात्कार, यानी जा करके हम इंटरव्यू ले रहे हैं आंकड़े इकट्ठा करने के लिए। तो साक्षात्कार विधि से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। प्रश्नावली लगभग मिलता जुलता है, प्रश्न पूछेंगे ना। अब जैसे जनगणना के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए प्रश्नावली और अनुसूचियाँ तैयार की जाती हैं। लगभग 30 प्रश्नों की एक सूची होती है, उसमें सारा कुछ लिखा रहता है, और उसमें जा कर के जो है प्रेक्षण करने वाले व्यक्तिगत या सरकारी व्यक्ति जो होते हैं, जो प्रेक्षण करते हैं व्यक्तिगत रूप से, वो जा कर के क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। गांव में जा कर के या शहर में जा कर के परिवार में लोगों से, मुखिया से क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। और उनके पास फॉर्मेट होता है, आजकल तो डिजिटल हो गया है, लैपटॉप से होता है, नहीं पहले 30 प्रश्नों का एक प्रश्न सूची, अनुसूची आती थी, उसमें सब लिखा रहता था कि जो है आपके यहाँ जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कितने हैं, मोबाइल कितने हैं, टीवी कितनी हैं, ये सब संख्या लिखी हुई है ना। तो प्रश्नावली के माध्यम से जो है सारे आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। अब ये सब क्या हो गए, प्राथमिक स्रोत हो गए। आंकड़ों को जब व्यक्ति फील्ड में जाकर इकट्ठा करता है तो उसे क्या कहलाते हैं, प्राथमिक स्रोत। और जब वही स्रोत जा कर के कहीं छप जाए, सरकार के रूप में या व्यक्तिगत रूप से छप जाता है, तो वो द्वितीयक स्रोत हो जाता है। छप जाए या फिर वो जो है किसी पेपर में छप जाए, किसी सरकारी गजट में छप जाए, तो द्वितीयक स्रोत हो जाता है। तो इसलिए द्वितीयक स्रोत ये जो है ये ज़्यादा ऑथेंटिक स्रोत होता है। इसमें जो है 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, प्रकाशित या फिर अप्रकाशित। या तो वो प्रकाशित किया जाएगा, किसी जो है न्यूज़पेपर में प्रकाशित होगा, या सरकारी गजट में प्रकाशित होगा, कहीं भी प्रकाशित होगा, किसी मैगजीन में प्रकाशित होगा, तो वो जो है या तो सरकारी हो सकता है, अर्ध सरकारी हो सकता है, या अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, या निजी हो सकता है। जैसे सरकार ने कोई कानून पास किया, अब उस कानून में ये बताया गया कि जो है इतने लोगों को जो क्या दिया जाएगा, मुफ्त में अनाज दिया जाएगा, मुफ्त में अनाज बांटा जाएगा, राशन बांटा जाएगा। तो फिर उसको क्या किया गया, एक सरकारी जो है गजट में पास कर दिया गया, सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया गया। तो वो क्या कहलाया, सरकारी स्रोत। आंकड़े के कैसे स्रोत हो गए, सरकारी। इसी प्रकार से अर्ध सरकारी, जो ना प्राइवेट होंगे और ना ही सरकारी होंगे, बीच के होंगे, उसमें थोड़ा सा प्राइवेट का भी काम होगा और थोड़ा सा सरकार का भी काम होगा। तो ऐसे आंकड़े जो है अर्ध सरकारी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, जैसे बहुत सारे संगठन हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ है, जैसे क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, यूएनओ हो गया, WHO हो गया। आजकल WHO बहुत ज़्यादा जो है आंकड़े प्रकाशित करता है, हर देश के, भारत के बारे में ही प्रकाशित कर देता है कि भारत में इतने लोग, इतने उम्र के व्यक्ति इतने लोग मर रहे हैं, बच्चों की इतनी जो है मॉर्टेलिटी रेट है, मरने की दर है। तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो प्रकाशित करते हैं वो सब क्या है,
अंतर्राष्ट्रीय स्रोत में आ जाएंगे। WHO, UNO, बहुत सारे संगठन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार से कोई निजी व्यक्ति कोई चीज़ प्रकाशित करता है, जैसे किसी ने कोई किताब लिखी, अब उस किताब से भी तो बहुत सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। किताब से भी बहुत सारी जैसे आपका जो भारतीय जो राष्ट्रीय गीत है, एक तो राष्ट्रगान है, एक राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रीय गीत एक किताब से ली गई है, आनंद मठ एक जो है नॉवेल था, उपन्यास था बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो उस उपन्यास में वो जो है वो गीत लिखा गया था। जब सन्यासी विद्रोह के लिए सन्यासी चलते थे तो वंदे मातरम गाते हुए चलते थे, तो वहाँ से लिया गया है। तो ऐसे किसी निजी व्यक्ति ने कोई चीज़ लिख दी, कहीं पर कोई सूचना लिख दी, तो वहाँ से लिया गया, वो भी तो प्रकाशित है, किताब में लिखा है। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, प्रकाशित स्रोत हो गए। और कुछ स्रोत होते हैं जो अप्रकाशित होते हैं, जो इस तरीके से प्रकाश में नहीं आते हैं, प्रकाश में लिखा हुआ नहीं दिखाई देता है, तो प्रकाश में नहीं आते हैं। अब सबसे बड़ा उसमें अप्रकाशित स्रोत में क्या हो गया, इलेक्शन के दौरान नेताओं के एजेंडे। बहुत सारे नेता भाषण देते समय बोल देते हैं ना उल्टा सीधा, कहेंगे हमारी सरकार आएगी तो हम जो है ये कर देंगे, फलाने टैबलेट बांट देंगे, इतना जो है मोबाइल बांट देंगे, लेकिन वो कहीं प्रकाशित नहीं किया है, लेकिन मुँह जबानी ऐसे ही सुना रहे हैं। तो वो सब आंकड़े कैसे हो गए, अप्रकाशित। अब उसमें सरकार का व्यक्ति कह रहा होगा तो सरकारी हो जाएगा, कोई अर्ध सरकारी व्यक्ति कह रहा होगा तो अर्ध सरकारी, कोई प्राइवेट व्यक्ति कह रहा होगा तो वो प्राइवेट निजी आंकड़े हो जाएंगे उसके। लेकिन वो प्रकाश में नहीं होने चाहिए। प्रकाश मतलब कहीं लिखा नहीं होना चाहिए, कहीं लिखा वर्बली हो, ऐसे मुँह जबानी। तो सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो गया, नेताओं के जुमले। नेता जो है भाषण देते समय ऐसे इलेक्शन के समय जुमलेबाजी छोड़ते नहीं कि हमारी सरकार आ गई, हमारी पार्टी की सरकार आ गई तो हम इतने लैपटॉप बांट देंगे, हाई स्कूल में जो है जो 60% से ऊपर वाले हैं सबको हम साइकिल बांट देंगे। नहीं, ऐसे जुमलेबाजी करते हैं ना। फिर बाद में जाकर के जब सरकार बनती है तो देखते हैं वहाँ पर बजट ही नहीं है बांटने के लिए। यही सब होता है। तो ये सब अप्रकाशित स्रोत हैं। ये सब क्या है, अप्रकाशित स्रोत हैं, और ये द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से आंकड़ों को इकट्ठा करने, अब यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कि आंकड़ों को संकलित करने के कितने स्रोत हैं, कितने स्रोत हैं, 2, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में जो है व्यक्ति या कोई संस्था या कोई रिसर्च करने वाला शोधकर्ता स्वयं क्षेत्र में जा करके प्रश्न पूछ करके अनुसूची के माध्यम से, ठीक है, या फिर व्यक्तिगत परीक्षण करके आंकड़ों को इकट्ठा करता है, तो वो कहलाता है आंकड़ों को इकट्ठा करने का प्राथमिक स्रोत। ठीक, इसी प्रकार से जो आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत होते हैं वो या तो प्रकाशित होंगे या अप्रकाशित होंगे। वो जो है कहीं छपे होंगे या फिर ऐसे ही वर्बल होंगे। जैसे अप्रकाशित में एक सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो गया, सरकारी का पटवारी का लेख। पटवारी जब आपके जो है वो चाहिए, गांव में जो है नक्शा चाहिए, तो पटवारी के पास जाते हो ना, तो वो किसी उसमें प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन पटवारी बना करके दे देता है ऐसे ही, तो वो क्या हो गया, अप्रकाशित स्रोत हो गया। सरकारी अभिलेख हो गया और अप्रकाशित। तो इस तरीके से ये 2 स्रोत हैं, इनसे हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं।